हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड एज आई ऑलवेज से बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब इस हफ्ते के अंदर इसराइल और ईरान के बीच में जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो अब इतना बढ़ चुका है जिसे हम वॉर का नाम दे रहे हैं, वो आप सबको पता चल गया होगा। और अब रीसेंट कमेंट आया है इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, जहां पे कहा है ईरान की कैपिटल जो तेहरान है, इट विल बर्न। तो जिस तरीके से जब इसराइल ने स्ट्राइक्स करी ईरान के ऊपर और फिर ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया, उसके बाद में जो इज़राइली पीएम हैं और जो इज़राइली डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है काट्स, उन्होंने साफ-साफ वार्निंग दी है तेहरान को कि अगर आपने ये स्ट्राइक्स बंद नहीं करी, तो हम पूरे के पूरे तेहरान को जला देंगे। वहीं पे ईरान ने ये कहा है कि हम इन स्ट्राइक्स को कंटिन्यू करते रहेंगे और इवन जो भी नेशन आपको असिस्ट कर रहा है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो या फिर वो यूके हो, उनके जो भी रीजनल बेसेस इस रीजन में हैं और जो शिप्स हैं, हम उनको टारगेट करते हुए नजर आएंगे। अब इस पूरे लेक्चर के अंदर मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, सो दैट आप अंडरस्टैंड कर पाएं। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्यों यूनाइटेड स्टेट्स और इज़राइल स्केर्ड हैं, या फिर आप कह सकते हो कि ईरान को वो इतना बड़ा थ्रेट मानते हैं अगर ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन आ जाए तो। और अगर मान लीजिए ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन आ गए, तो इस रीजन के अंदर और पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी, क्या इंपैक्ट होगा, उसके बारे में भी बात की जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, न्यूज को सिर्फ न्यूज के नजरिए से मत देखिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, बट व्हाई इट इज गोइंग ऑन, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, हाउ इट विल इम्पैक्ट इंडिया, दैट ऑल्सो वी नीड टू सी। तो हम इस पूरे लेक्चर में सिर्फ वही बात करेंगे। इसलिए थोड़ा सा टाइमलाइन समझना जरूरी है और ब्रीफली मैं प्रेजेंट टाइमलाइन की बात करूंगा। अब देखिए, जब से इसराइल का क्रिएशन हुआ है, उसके बाद में आप हमेशा से देखेंगे कि इसराइल और ईरान के बीच में हॉस्टिलिटीज रही हैं। तनाव इन दोनों नेशन के बीच में रहा है और काफी दशकों से ये एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई कवर्ट यानी हिडन ऑपरेशन चलाते हुए नजर आए हैं। जहां पे तेहरान, जो यानी कि ईरान, जो कि मिडल ईस्ट के अंदर जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जैसे वो हमास ले लीजिए, हेजबुल्ला ले लीजिए, हाउदीज ले लीजिए, उनका इस्तेमाल करके इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ईरान के ऊपर अटैक करता है। वहीं ईरान अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज और स्पाई नेटवर्क की मदद से ईरान के ऊपर अटैक करती हुई पाई जाती है। और ये काफी दशकों से चल रहा है। और जब से हमास ने इसराइल के अंदर इन्वेड किया और वहां पे इजरायली सिटीजन्स को टारगेट किया, तो आपको इसराइल गाजा वॉर का तो पता ही है। और यहाँ पे ईरान जो है वो गाजा और पैलेस्टीनियंस का स्टैंड लेता है। वहीं पे जो ये प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, हमास, हेजबुल्ला, हाउदीज, ये भी स्टैंड करते हैं विद पैलेस्टीनियंस। तो ईरान इनको आर्म्स देता है, एम्यूनिशंस देता है, इंटेलिजेंस देता है और ये टारगेट करते हैं इज़राइल को। अब काफ़ी टाइम बाद आप देखेंगे कि फुल स्केल आपको एक वॉर या फिर एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है इज़राइल और ईरान में। तो होता ये है कि जब नेतन्याहू को ये पता लगता है कि अब ईरान बहुत नज़दीक पहुँच चुका है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए और बहुत ही टाइम भी नहीं लगेगा कि ईरान जो है अपने आप को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दे। उससे पहले ये होता है कि इज़राइल अटैक कर देता है ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री फैसिलिटीज पे, जिसे हमने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है, जिसमें 200 फाइटर जेट्स 100 से ज्यादा टारगेट्स पे अटैक करते हैं ईरान के अंदर, जहां पे उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय किया जाता है और जो मिलिट्री फैसिलिटीज है उनको भी डिस्ट्रॉय किया जाता है। देखिए, न्यूक्लियर फैसिलिटीज इसलिए जिससे कि या तो इज़राइल पूरी तरीके से जो ईरान का मंसूबा है, ईरान का इंटेंशन है न्यूक्लियर वेपन को कंप्लीट करने के लिए, उसको खत्म कर दे या फिर थोड़ा-सा डिले कर दे। बट यहाँ पे जो ये पहला ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया गया, ये सिर्फ एक वार्निंग थी ईरान को, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी टाइम से ईरान को ये कह रहा है, प्लीज़ आप एक न्यूक्लियर डील कर लीजिए। प्लीज़ तो नहीं कर रहा है, अगेन वो प्रेशराइज़ करता है, फिर मिलिट्री टैक्टिक्स और मिलिट्री प्रेशर का इस्तेमाल करता है कि हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, यूएस इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, वो इज़राइल का इस्तेमाल करेगा। और इवन इज़राइल भी काफ़ी टाइम से चाहता है कि वो ईरान के ऊपर ऐसा अटैक करे, क्योंकि अगर ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन आया, तो पूरा का पूरा पावर डायनामिक्स या फिर आप कह सकते हो इस रीजन में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस ईरान के पास में हो जाएगा। अब इस ऑपरेशन के तहत न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे क्यों अटैक किया जाएगा? या तो क्योंकि न्यूक्लियर वेपन ना बन पाए या फिर डिले हो। और दूसरा, व्हाई मिलिट्री फैसिलिटीज? तो जो इज़राइल ने पिछले 1 डेढ़ साल या 2 साल से एक टैक्टिक अपनाई है, जब ईरान हमास, हिज़्बुल्लाह, हाउदीज़ का इस्तेमाल करता है, तो इज़राइल उसका रिस्पॉन्स देता है इन सारी मिलिटेंट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लीडर्स को एलिमिनेट करके। और वो इज़राइल को समझ में आ गया। इसलिए उन्होंने इस बार मिलिट्री फैसिलिटीज़ के साथ-साथ में उनके कमांडर्स पे भी अटैक किया। फॉर एग्ज़ाम्पल,
जब मैं बात करता हूँ कि कौन-कौन से कमांडर्स पे, तो ईरान के जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल हैं, मोहम्मद बगेरी, ये देख सकते हैं, इनको मार गिराया गया है। साथ-साथ में ये हैं सलेम हसन सोलामी, जो कि ईरान की कमांडर इन चीफ है, ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड के, उनको भी मार गिराया है। और साथ-साथ में ये आपकी ये देखेंगे फोर्दो और नातान्ज, स्पेशली नातान्ज जो कि ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे अटैक किया गया है। और अब तो ये खबरें आ रही हैं, पहले तो न्यूक्लियर वॉचडॉग जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने कहा कि हमें कोई भी रेडिएशन देखने को नहीं मिल रहा, कोई भी कंटैमिनेशन देखने को मिल रहा। लेकिन अब इज़राइल ने भी कन्फर्म कर दिया है अपनी सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा, और इवन आईएईए यानी जो न्यूक्लियर वॉचडॉग है, उन्होंने भी कन्फर्म कर दिया है कि कोई ना कोई कंटैमिनेशन हो रहा है। हालाँकि जो सेंट्रीफ्यूगेस हैं, जहाँ पे मोस्टली जो सेंटर है, जहाँ पे आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट करते हुए पाए जाते हैं, उसके ऊपर अभी कोई अटैक नहीं किया गया, बिकॉज़ ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डीप है अंडरग्राउंड में, अराउंड 90 मीटर से 120 मीटर्स। और इज़राइल के पास में अभी वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि डायरेक्टली वो उनके सेंट्रीफ्यूगेस पे अटैक कर पाए। उसके लिए उनको अमेरिका की मदद लगेगी, क्योंकि उनके पास में है ऐसे बॉम्ब्स जो कि इन बंकर्स को बर्स्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ उन्होंने की गई। और यहां तक कि जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज में भी, लगभग बताया जा रहा है कि 6 साइंटिस्ट की मौत भी हो चुकी है। अब आगे ईरान ने क्या रिस्पॉन्स दिया, फिर उसके बाद में इसराइल ने यही टाइम क्यों चुना इनको अटैक करने का, क्या वो काफी टाइम से प्लान बना रहा था, और क्या इंपैक्ट होगा इस रीजन में, उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सपना देखते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने आप को एक बेटर इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं, आपके पास में नॉलेज हो और आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएं, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया एक ऑफर जो कि 15 जून को एंड हो जाएगा, जिसमें 17,999 में आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और इसमें आपको 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स ड्यूरेशन। अब इसमें हमारे पास में 1 साल, 2 साल, 3 साल के बैचेज़ हैं। जैसे आप बाइलिंगुअल ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। जब मैं नीव बैच की बात करता हूँ, तो दैट इज़ टारगेटिंग 2028, जहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज़ को कवर किया है, बच्चों ने बहुत प्यार दिखाया है। बाइलिंगुअल में आगाज़ बैच के अंदर जहाँ पे मैंने साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट को कवर किया है, वहाँ पे बच्चों ने बहुत प्यार दिखाया है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर एग्ज़ाम ईयर, आप इन कोर्सेज़ को चुन सकते हैं। और अगर आपको कोड यूज़ करना है, तो आप कोड यूज़ करिएगा यूवी पाजी वाला यूवी, उन्होंने मार दी 50, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जब ये अटैक ऑपरेशन राइजिंग लायन किया जाता है इज़राइल के द्वारा, तो ट्रंप अर्ज करता है ईरान को कि आप मेरे साथ में डील बना लीजिए, अदरवाइज़ इज़राइल जो है अब की बार आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को कंप्लीटली एलिमिनेट और डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड इवन ट्रंप हैज़ वार्न्ड ऑफ ब्रूटल अटैक। बट उससे पहले क्या होता है, उससे पहले ही ईरान लॉन्च कर देता है अपना ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। अब ये ट्रू प्रॉमिस 3 क्यों है? क्योंकि इससे पहले ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 पिछली साल अप्रैल और अक्टूबर में लॉन्च किए जा चुके हैं, जहां पे एयर स्ट्राइक्स और आप कह सकते हो ड्रोन की स्ट्राइक्स हमें देखने को मिली थी ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर। अब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का इंटेंशन ये है कि वो इज़राइल के जो आर्म फैसिलिटीज़ हैं, जो एयर बेसेस हैं, जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं, उन पे अटैक करेगा। ध्यान रखिएगा, ये उनका मेन एम है, जिसकी तरह से इज़राइल को डिसेबल किया जा सके। लेकिन होता क्या है, जिस तरीके से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत 2 वेव्स भेजी गई। एक फर्स्ट वेव ऑफ एयर स्ट्राइक्स एंड सेकंड वेव ऑफ एयर स्ट्राइक्स, जिसमें ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया। हालाँकि फर्स्ट वेव ऑफ स्ट्राइक्स में काफ़ी सारी ड्रोन्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया था इज़राइल के आयरन डोम ने, बट इज़राइल का आयरन डोम इतना ओवरवेल्म हो गया कि कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स तेल अवीव में जाके गिर जाती हैं, जहाँ पे इज़राइली सिटिज़न्स मारे जाते हैं। और इसी एवज में कहा इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कि अगर आपने हमारे सिटिजन्स को टारगेट किया, तो तेहरान विल बर्न। वी आर टारगेटिंग योर न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिलिट्री फैसिलिटीज, एज वेल एज योर एयर बेसेस। वी आर नॉट टारगेटिंग योर सिटिजन्स। बट आप क्या कर रहे हैं? आप ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का इंटेंशन कुछ और है, लेकिन आप वहां पे सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। और इसी वजह से इज़राइल ने ईरान के 2 एयर बेसेस पे अटैक कर दिया है। एक का नाम है हमादान और दूसरे का नाम है तब्रिज। और यह कहा जा रहा है जो तब्रिज बेस है, वो तो कंप्लीटली डिसमेंटल्ड हो चुका है, जिस तरीके से इज़राइल ने स्ट्राइक किया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको पता है मिडल ईस्ट का रीजन, या फिर जो उस रीजन में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो सारी एक्सपोर्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। यानी कि जो भी ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, उसको एक्सपोर्ट करती हैं, उसी से उनकी ज़्यादा अर्निंग आती है। तो पहली चीज़, इनकी अर्निंग तो डिस्टर्ब हो गई, बट ऑयल का सप्लाई भी डिस्टर्ब होगा। और उसी वजह से आप देखेंगे कि जो ऑयल का प्राइस है, वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। अभी अप्रॉक्सिमेटली बताया जा रहा है कि $78.5 पे है, बट इवन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये कह दिया है कि इट कैन क्रॉस $100 पर बैरल एज़ वेल। और वहीं पे बहुत सारे मार्केट्स, चाहे से वो यूएस मार्केट्स हों, एशियन मार्केट्स हों, सारे के सारे मार्केट्स क्रैश कर रहे हैं। और इवन सेंसेक्स भी जो है वो काफ़ी पॉइंट्स गिर चुका है, जिसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाया था।
बट वहीं पे इंडिया ये कह रहा है कि प्लीज़ अगेन मैंने कहा था रशिया यूक्रेन वॉर में भी हमें हमें ये ब्लेम किया गया, क्रिटिसाइज़ किया गया कि इंडिया साइड नहीं ले रहा है। हम हमेशा साइड लेते हैं पीस की और वो अभी भी किया जा रहा है इज़राइल और ईरान के केस में कि प्लीज़ आप कोई एस्केलेशन ना कीजिए, टेंशन्स को प्लीज़ मत बढ़ाइए, आप डायलॉग और पीस से इसकी बात कीजिए। अब आप यहाँ पे ये कहेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने 2015 में ये डील करी कि ईरान अपना जो सपना देखता है न्यूक्लियर एनरिचमेंट का, स्पेशली फॉर इतना एनरिचमेंट कि वो न्यूक्लियर वेपन बना ले, उसको गिव अप कर देगा। और वो ईरान के लिए भी ठीक था क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे और ईरान फिर अच्छे से ट्रेड कर पा रहा था, ऑयल बेच पा रहा था, उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। हालाँकि उस डील में ये था कि वो पीसफुल पर्पसेस के लिए एनरिचमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ अराउंड 3.67%। और 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प क्या करते हैं? डोनाल्ड ट्रम्प उससे विथड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी उनकी गलती थी। अब जब चाहो आप डील में आ जाओ, जब चाहो आप डील में मत आओ, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बट अगेन वो अपने इंटरेस्ट की वजह से कर रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से ईरान जब ऑयल सप्लाई कर रहा था, तो जो यूएस के एलाइज़ हैं, सऊदी अरेबिया हो गया या फिर आप कह सकते हो बाकी और नेशंस जो कि ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा था और इवन उस टाइम पे भी एक पहली चीज़ तो यही थी और जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी फ्लश करी थी। दूसरा ये था कि डिस्ट्रस्ट था कि अभी भी ईरान पे भरोसा नहीं था। ऐसा कहा जा रहा था कि एक ऐसी न्यूक्लियर साइट है जहाँ पे ये यूरेनियम का एनरिचमेंट अभी भी कर रहे हैं। इवन इज़राइल के पास में भी काफ़ी ऐसे खुफिया डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ईरान अभी भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है जिससे कि वो न्यूक्लियर वेपन बना पाए। और उसके बाद में कहा ये जाता है डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा कि मैंने इसलिए विथड्रॉ कर लिया था, ना कि अपने एलाइज़ को खुश करने के लिए बट अगेन अब वो कहते हैं कि मुझे न्यूक्लियर डील में आना है। लेकिन सबसे बड़ी शर्त ये है कि वो ईरान को बोलते हैं कि आप बिल्कुल भी एनरिचमेंट नहीं करोगे, मतलब 0% एनरिचमेंट और इसी एवज पे ईरान ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर डील करने के लिए साइन हैं, बट हम आपको आप हम हमको प्रेशराइज़ मत करो, मिलिट्री थ्रेट मत दिखाओ और हम पीसफुल पर्पसेज़ के लिए तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर सकते हैं। बट वो चीज़ अब यूएस अलाउ नहीं कर रहा है एंड आई थिंक यहीं पे बहुत बड़ी गलती हो रही है और इज़राइल को यहाँ पे एक मौका मिल चुका है। राइट? इस वजह से ये अटैक अभी हमको देखने को मिल रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास में बेंजामिन नेतन्याहू का कॉल भी आता है, उसमें वो पूरी जो सिचुएशन जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है उसके बारे में बातें भी की जाती हैं और वहाँ पे ये कहा जाता है कि मैं अपने मतलब इंडिया कहता है कि मैंने अपने कंसर्न्स बताए हैं। मैं बताऊँगा कि किस कंसर्न्स की बात हो रही है और वो कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस रीजन में रिस्टोरेशन हो पीस का भी और स्टेबिलिटी का। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने ट्विटर पे भी साफ-साफ कहा। अब आपको एक समझना पड़ेगा हमारे कंसर्न इसलिए हैं कि मिडल ईस्ट से हमारे पास में आता है ऑयल। अगर ऐसा होगा तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी आ जाएगी खतरे में। वो चीज़ हम एन्श्योर करना चाहते हैं कि इस वॉर की वजह से वो ना हो। क्योंकि अब ऑयल के प्राइसेज़ बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो आप कह सकते हो बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो गड़बड़ाएगा। इवन हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे पेट्रोल और डीज़ल के प्राइसेज़ बढ़ेंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हम एक्सपोर्ट करते थे, वो महँगे हो जाएँगे। तो अगेन इट विल इम्पैक्ट अस डोमेस्टिकली एज़ वेल एज़ आप कह सकते हो एक्सपोर्ट वाइज़ भी। पहली चीज़ तो यही है। दूसरी चीज़ अब ईरान ये भी थ्रेट कर रहा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जिससे मोस्टली आपकी ग्लोबल ऑयल ट्रेड होती है, उसको भी वो चोक कर सकते हैं। और ऐसा हुआ तो ग्लोबल लेवल पे, पूरे लेवल पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। बिकॉज़ अगर ट्रेड डिसरप्ट हो गई, तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी एंड देन अल्टीमेटली इट विल लीड टू सो मैनी कोलैप्सेस और स्पेशली आप कह सकते हो कि इन्फ्लेशन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। राइट? वहीं पे वहीं पे इज़राइल की डिफेंस फोर्सेस ये कहती है कि ईरान अकेला थ्रेट नहीं है। ईरान सिर्फ़ एक नॉर्मल हमारे लिए थ्रेट नहीं है। ईरान थ्रेट है पूरे के लिए। आप देखिए जब ईरान की मिसाइल की आप स्ट्राइक्स देखेंगे तो पूरे रीजन में जाती है। हालाँकि यहाँ पे ये जो है इन्होंने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को एक तो पाकिस्तान का पार्ट बना दिया और ऊपर से अरुणाचल प्रदेश की कुछ टेरिटरी को चाइना का पार्ट बना दिया, जिसके बारे में नेटिज़न्स मतलब जो हमारे सिटिज़न्स थे जो नेट पे होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको कंडेम किया, क्रिटिसाइज़ किया और इज़राइल ने ये दोबारा किया है। पहले 1 अक्टूबर में किया था, उस टाइम पे उन्होंने वो मैप रिमूव कर लिया था। हालाँकि इस मैप को रिमूव नहीं किया गया है, लेकिन इज़राइली मिलिट्री ने अपोलोजाइज़ किया है इसके ऊपर। लेकिन मेरा मानना ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इज़राइली पीएम से बात करनी चाहिए और इस मैप को आपको डिग्रेड करना चाहिए। अब इंडिया के कंसर्न यही है, एक तो क्रूड ऑयल में डिसरप्शन आएगा, जिसकी वजह से एक तो हमारा एक्सपोर्ट बिल बढ़ेगा, फिर हमारे एक्सपोर्ट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो ज़्यादा महँगे हो जाएँगे, डोमेस्टिक लेवल पे हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें और स्पेशली मोटा-मोटा बात करूँ तो एनर्जी सिक्योरिटी जो है, वो खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इज़राइल जो कि इतने सालों से अटैक प्लान कर रहा था, वो अब अटैक प्लान क्यों करता है? उसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, ढंग से समझिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि ईरान जो है, वो इज़राइल के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और मैं कहता हूँ कि इज़राइल के एक्जिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है क्योंकि ईरान हमेशा से क्लेम करता हुआ आया है कि हम इज़राइल को पूरी तरीके से मैप से एलिमिनेट कर देंगे।
दूसरा, वो न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले थे जिसकी वजह से इस पूरे रीजन में बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी आ सकती है और मैं कह सकता हूं कि आपको एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस देखने को मिलती बहुत सारे नेशन में, जिसकी वजह से इजराइल का भी इन्फ्लुएंस कम होता और साथ-साथ में यूएस का भी दबदबा कम होता और यूएस कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी भी रीजन में उसका दबदबा कम हो। जब वो अपने आप को एक रीजन से विथड्रॉ करते हैं, तो वो दूसरे रीजन में दबदबा दिखाते हैं, दूसरे रीजन से विथड्रॉ करते हैं, तो तीसरे रीजन में दबदबा दिखाते हैं और हर एक रीजन में अपना एक एलाई होता है, जो कि इनके इंटरेस्ट को काउंटर कर सके। इसीलिए इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करता है कि आप हमें प्रेशराइज़ नहीं कर सकते, हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को बनाएँगे, ना कि यूएस के इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर किसी और नेशन के इंटरेस्ट के हिसाब से। अब ईरान ने साफ-साफ ये कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स की टॉक मीनिंगलेस है जब इज़राइल ने अटैक कर दिए। तो ये 2 रीज़न्स थे जो इज़राइल हमेशा से प्लान कर रहा था और इवन अमेरिका ने कहा कि मैं डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन चाहता हूँ, हो जाए और इज़राइल भी ये वेट कर रहा था कि डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन हो जाए, बट डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन इतने एक्सटेंड हो रहे थे, जिसकी वजह से ईरान को और टाइम मिल जा रहा था कि वो न्यूक्लियर वेपन बना ले और वो इज़राइल नहीं चाहता था। अब यूएस के प्रेसिडेंट को भी पता चल चुका था, ईरान ने भी सिग्नल दे दिए थे कि हम ये न्यूक्लियर डील साइन नहीं करेंगे, जहाँ पे आप हमें पीसफुल पर्पसेस के लिए भी एनरिचमेंट नहीं करने दे रहे। तो अल्टीमेटली अमेरिका ने ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिया गया है, इज़राइल ने फिर अटैक किए। अब इस टाइम पे रीज़न क्या है वो मैंने आपको बता दिया ईरान की तरफ से, लेकिन इसी टाइम पे क्यों अटैक किए? देखिए, पहली चीज़ मिलिट्री वाइज़ ईरान अभी वीक है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को काफ़ी बार पछाड़ा गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है इज़राइल के द्वारा जब पहले उन्होंने स्ट्राइक्स की थी। दूसरा, जो ईरान की प्रॉक्सीज़ थी हमास, हिज़बुल्लाह, हाउदीज़ जिनका एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, वो भी अभी कमज़ोर पड़ चुका है जब इज़राइल की एयर स्ट्राइक्स की वजह से इनके सारे मिलिट्री लीडर्स जो हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद मरते गए। तो दूसरी चीज़ ये थी। तो उनके जो जेट्स हैं, उनके जो पायलट्स हैं, उनको बहुत कम खतरा है इस टाइम पे, जिस टाइम पे ईरान की मिलिट्री बिल्कुल कमज़ोर है, उनके प्रॉक्सीज़ भी बहुत कमज़ोर हैं। और ये विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी इज़राइल जो है खोना नहीं चाहता था। दूसरा कहा जाता है पॉलिटिकल सर्वाइवल। जिस तरीके से वो इज़राइल-गाज़ा वॉर लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब एक वॉर लड़ते आप रहते हो तो आपके रिसोर्सेज़, आपकी टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी फोर्सेज़ वहाँ लगी रहती हैं एंड अल्टीमेटली यू लूज़ लॉट ऑफ थिंग्स और वहीं पे डोमेस्टिक प्रेशर बनने लग जाता है कि प्लीज़ आप इस वॉर को रोक दीजिए। तो कहा यह जाता है कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सरकार में रहने के लिए अब गाज़ा को छोड़ के ईरान को टारगेट बना रहे हैं। बट वहीं मैं मानूँ तो मुझे लगता है कि अब किसी के पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं आना चाहिए और वही चीज़ इज़राइल चाहता है। कि उनके पास में वो वेपन ना आए। और इन्हीं कारणों की वजह से इस टाइम पे अटैक किया जाता है और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये 800 किलोमीटर विद इन रेंज ऑफ सम ईरान शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये कुछ ईरान की क्रूज़ मिसाइल्स, लार्जर बैलिस्टिक मिसाइल्स और लार्जर ड्रोन्स हैं, तो इसमें इज़राइल भी आ गया। बहुत सारे नेशंस हैं जो इसकी पूरी की पूरी रडार में आ जाते हैं। ये मैं आपको कहना चाहता था। लेकिन अगर ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन आ जाएँ तो क्या होगा? पहली चीज़ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन आए, तो ये बहुत बड़ा डेंजर होगा इज़राइल और यूएस के इंटरेस्ट का जो कि मिडल ईस्ट के अंदर है। क्यों? क्योंकि अब ईरान जो ऑलरेडी इतना एग्रेसिव है, अगर उसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, तो अल्टीमेटली वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में आपको एग्रेसिवनेस और कॉन्फिडेंस और ज़्यादा दिखाएगा और उसको टैकल करना और ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा, ईरान जो है उसका चाइना और रशिया के साथ में एक्सेस है और चाइना और रशिया यूनाइटेड स्टेट्स के राइवल हैं। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है, ऑलरेडी चाइना और रशिया के पास में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो एक न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान और ज़्यादा मजबूती देगा रशिया और चाइना के एक्सेस को। और आपको मैं बता दूँ जब रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया था तो ईरान ने बहुत सारे वेपन्स सप्लाई किए थे, चाहे वो ड्रोन्स हों, मिसाइल्स हों, वेपन्स हों, ऐसा कहा जाता है। तीसरा, ईरान के पास में अगर न्यूक्लियर वेपन आए, तो इसीलिए सऊदी अरेबिया, यूएई, बाकी सारे जो अरब नेशंस हैं, वो अभी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में ज़्यादा टिल्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर ईरान ने बना लिए, तो हम सऊदी अरेबिया और यूएई जो है वो ईरान के साथ में अच्छे रिश्ते रख के हम भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लेंगे या फिर हम अपने लेवल पे न्यूक्लियर आर्म रेस शुरू कर देंगे। और फिर यूएस का इंटरेस्ट भी यहाँ पे कम होने लग जाएगा। और अगर नहीं बना पाते हैं, तो हमारे यूएस के साथ में अच्छे रिश्ते तो हैं ही, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है डेंजरस न्यूक्लियर आर्म रेस शुरू हो जाएगी। फिर जो इज़राइल और यूएस का दबदबा है इस रीजन में वो ऑब्वियस सी बात है कम होगा जब एक बार ईरान के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब होगा। बट इंपॉर्टेंट बात ये है नेतान्याहू ने यानी इज़राइली पीएम ने जो ये अटैक किया है इस टाइम पे ये बहुत बड़ा गैम्बल भी हो सकता है। हो सकता है कि यूएस को इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व भी ना किया जाए, उसको लटकाए रखा जाए। जिस तरीके से वो डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हालाँकि ईरान ने साफ-साफ मना कर दिया कि इज़राइल के एयर स्ट्राइक्स के बाद में कोई डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन नहीं बचा है। और एक तरफ ये चीज़ हो सकती है कि इतना रोक के रखो इज़राइल को कि हमारे पास में टाइम मिल जाए जिससे कि हम न्यूक्लियर वेपन बना पाएँ। तो हो सकता है वो प्रोसेस और स्पीड अप हो जाए जिसकी वजह से हमें जल्दी देखने को मिले कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए। हालाँकि उसके चांसेस बिल्कुल कम है क्योंकि इज़राइल अगर जाएगा तो पूरे कंप्लीट तरीके से उसको एलिमिनेट कर देगा। सो ये था लेक्चर मेरी तरफ से। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।